Hello students, welcome to our channel Political Science with PS. I am Pooja and today we will discuss about the executive यानी कार्यपालिका। सरकार के जो 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तो उनमें से आज हम कार्यपालिका के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप इस वीडियो का PDF पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक कार्यपालिका। कार्यपालिका सरकार का एक अंग होता है जो सरकार की इच्छा को या विधायी पालिका के द्वारा बनाए गए कानूनों को अमली जामा पहनाता है। इसे आमतौर पर सरकार का दूसरा अंग और विधायिका का पूरक और समकक्षी अंग माना जाता है। कार्यपालिका का जन्म शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिफल है। शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक अंग को अपना अपना कार्य करने का कर्तव्य दिया गया है। सभी अंग अपना अपना कार्य करेंगे और अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होकर कार्य करेंगे। तो इस प्रकार कार्यपालिका को ये कार्य सौंपा गया कि वो विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करेगा। जैसे जैसे सरकार के कामों में वृद्धि होती गई, वैसे वैसे सरकार द्वारा एक ही संस्था के द्वारा जो कार्य किए जाते थे उनका विभाजन सरकार और प्रशासन चलाने के लिए आवश्यक हो गया। इससे सरकार के 3 अंगों का जन्म हुआ। व्यवस्थापिका या विधायिका को तो कानून निर्माण का उत्तरदायित्व दिया गया, जबकि कार्यपालिका को उन कानूनों का क्रियान्वयन करने वाला अंग माना गया, उन कानूनों को लागू करने वाला अंग माना गया। सरकार का ये अंग संगठन की दृष्टि से सभी देशों में समानता ही रखता है। संसदीय देशों में इसका विधायिका से प्रत्यक्ष संबंध रहता है, जबकि अधिक्षात्मक शासन वाले देशों में यह संबंध स्वतंत्र और अप्रत्यक्ष हो जाता है। आज सभी देशों में सरकार का ये अंग सबसे महत्वपूर्ण अंग बन चुका है। इसके बिना सरकार पंगु है। इसके निर्माण या चुनाव के तरीके भी सभी देशों में अलग अलग हैं। इंग्लैंड में यह वंशानुगत आधार पर चुना जाता है, तो जर्मनी, दक्षिणी अमेरिका, चिली, घाना आदि देशों में इसको प्रत्यक्ष रूप से चुनाव प्रणाली के आधार पर जनता के द्वारा चुना जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में यह निर्णायक मंडल के द्वारा चुना जाता है, तो भारत और स्विट्जरलैंड में इसे विधान मंडल के द्वारा चुना जाता है। सभी देशों में इसका कार्यकाल भी निर्वाचन के तरीके की तरह ही अलग होता है। भारत में इसका कार्यकाल 5 वर्ष है, स्विट्जरलैंड में 1 वर्ष, अमेरिका में 4 वर्ष, फ्रांस में 7 वर्ष और अर्जेंटीना में 6 वर्ष है। तो अब हम कार्यपालिका का अर्थ और उसकी परिभाषा देख लेते हैं। साधारण अर्थों में कानूनों को लागू करने वाली या उनका क्रियान्वयन करने वाली संस्था कार्यपालिका कहलाती है। आज इसका अर्थ सीमित और व्यापक दोनों ही अर्थों में किया जाता है। सीमित अर्थ में तो राज्य के प्रधान और उसके मंत्रिमंडल को ही कार्यपालिका कहा जाता है, लेकिन व्यापक अर्थ में कार्यपालिका के अंतर्गत नीति को अमली जामा पहनाने वाले प्रशासकीय अंग भी शामिल होते हैं। ड्रिलकास्ट का कहना है कि कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो कानून के रूप में अभिव्यक्त जनता की इच्छा को कार्य में परिणत करती है। यह वह धुरी भी है जिसके चारों ओर राज्य का वास्तविक प्रशासन घूमता है। तो ये था कार्यपालिका का अर्थ और परिभाषा। अब हम कार्यपालिका के कार्य और भूमिका के बारे में डिस्कस करेंगे कि कार्यपालिका की क्या क्या फंक्शंस हैं और कार्यपालिका का क्या रोल है। कार्यपालिका के द्वारा संपन्न किए जाने वाले कार्यों को प्रत्येक देश में अलग अलग माना गया है। हर एक देश में कार्यपालिका के काम अलग अलग है। संवैधानिक तौर पर कार्यपालिका का कार्य है विधान पालिका के द्वारा बनाए गए नियमों और कानूनों का क्रियान्वयन करना या उन्हें अमली जामा पहनाना। लेकिन आज कार्यपालिका वास्तविक रूप में अनेक कार्य करती है। कार्यपालिका के द्वारा किए जाने वाले कार्य इस प्रकार हैं। सबसे पहला कार्य है प्रशासकीय कार्य। कार्यपालिका प्रशासन को अच्छे ढंग से चलाने के लिए सभी प्रशासनिक और नीति संबंधी निर्णय लेती है। विधायिका के द्वारा बनाए गए कानूनों को अमली जामा पहनाने के लिए वह महत्वपूर्ण पदों पर कर्मचारियों और अधिकारियों की नियुक्ति करती है। प्रशासन को चलाने के लिए सभी आवश्यक विभागों की स्थापना भी कार्यपालिका ही करती है।
सभी विभागों पर अपना नियंत्रण, निर्देशन और निरीक्षण बनाए रखने की भी व्यवस्था कार्यपालिका ही करती है। सभी महत्वपूर्ण विभागों में नियुक्तियों और प्रशासनिक अधिकारियों पर उसी का नियंत्रण रहता है। देश के अंदर प्रशासन पर कार्यपालिका का ही वास्तविक नियंत्रण है, इसलिए कार्यपालिका का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है प्रशासकीय कार्य। दूसरा कार्य है विदेश नीति का संचालन करना। आज का युग अंतर्राष्ट्रीयता का युग है। दूसरे देशों से व्यापारिक और कूटनीतिक संबंध बनाए रखना हर एक देश की मजबूरी है। परमाणु युद्ध का खतरा उत्पन्न होने के बाद तो विदेशी संबंधों का महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया है। ये काम अब कार्यपालिका के हाथों से ही संपन्न किए जाते हैं। विदेशों में विदेश नीति के संचालन के लिए राजदूतों की नियुक्ति, विदेशी राजनयिकों का स्वागत, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और सम्मेलनों में देश का प्रतिनिधित्व, विदेशी संबंधों को सुसंगत बनाए रखने के लिए की जाने वाली संधियां और समझौते, सांस्कृतिक, शैक्षिक और व्यापारिक गतिविधियों का संचालन और नियंत्रण आदि सभी कार्य जो हैं वे कार्यपालिका के ही कार्य हैं। तो विदेशों से अच्छे संबंध बनाए रखने का कार्य भी कार्यपालिका का ही कार्य है। कार्यपालिका का तीसरा कार्य है व्यवस्थापन संबंधी कार्य। संसदीय देशों में व्यवस्थापन का कार्य कार्यपालिका के सहयोग से ही विधायिका द्वारा किया जाता है। अध्यक्षात्मक देशों में यह कार्य विधायिका द्वारा स्वतंत्र रूप से किया जाता है। अध्यक्षात्मक पे संसदीय सरकार में कानूनों को मूर्त रूप देने का कार्य कार्यपालिका ही करती है। कार्यपालिका प्रत्येक व्यवस्थापन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका संसदीय शासन प्रणाली वाले देशों में ही निभाती है। यहाँ पर वह कानूनों का निर्माण और उसे लागू करना दोनों ही कार्यों को पूरा करने में सक्षम होती है। कार्यपालिका का चौथा कार्य है सैनिक कार्य। युद्ध काल या फिर शांति काल में देश की सैनिक शक्ति को संगठित रखना और उसका संचालन करने का अधिकार भी कार्यपालिका के हाथों में ही होता है। राष्ट्रपति सेनाओं का वास्तविक कार्यपालक होता है। उसे सेनाओं के गठन, सैनिक अधिकारियों की नियुक्ति, पदच्युति और युद्ध का नेतृत्व करने का अधिकार प्राप्त है। वह राष्ट्रीय सम्मान या सुरक्षा के लिए युद्ध की घोषणा भी कर सकता है। संसदीय सरकार में तो उसे मंत्रिमंडल या विधायिका की अनुमति लेनी पड़ती है, लेकिन अध्यक्षात्मक सरकार में उसे स्वतंत्र रूप से सैनिक कार्यों के संचालन का अधिकार होता है। युद्ध काल में कार्यपालिका की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। तानाशाही देशों में तो कार्यपालिका का सैनिक कार्यों पर सर्वाधिकार हो जाता है। शांति काल में भी देश की सेनाओं पर वास्तविक नियंत्रण कार्यपालिका का ही होता है, चाहे वे प्रत्यक्ष हो या फिर अप्रत्यक्ष हो। कार्यपालिका का पांचवा कार्य है वित्तीय कार्य। आज देश के वित्त पर भी कार्यपालिका का कुछ न कुछ नियंत्रण अवश्य है। आय और व्यय पर व्यवहारिक नियंत्रण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कार्यपालिका का ही होता है। सिद्धांत रूप में तो यह कार्य विधायिका का है। संसदीय देशों में कार्यपालिका को विधानमंडल में बहुमत प्राप्त होने के कारण नए टैक्स लगाने, टैक्स हटाने या घटाने के बिल कार्यपालिका ही पेश करती है और उन्हें पास करा लेती है। राष्ट्रीय कोष की समुचित व्यवस्था के लिए कार्यपालिका के अंतर्गत एक वित्त विभाग रहता है। कार्यपालिका प्रत्येक विभाग के वित्त पर नियंत्रण भी रखती है। कार्यपालिका का छठा कार्य है न्यायिक कार्य करना। उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कार्यपालिका ही करती है। कार्यपालिका के अध्यक्ष के पास अपराधी की सजा को माफ करने या फिर घटाने का पूरा अधिकार होता है। यद्यपि लोकतंत्र में इस शक्ति को खतरे की निशानी समझा जाता है, लेकिन आज न्यायपालिका के अधिकार का भी कार्यपालिका के द्वारा कुछ न कुछ प्रयोग जरूर किया जाता है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दी गई फांसी की सजा को भी राष्ट्रपति माफ कर सकता है या उसे बदल सकता है आजीवन कारावास में। इससे न्यायपालिका की शक्ति का ह्रास अवश्य होता है, लेकिन ये कार्यपालिका का कार्य माना जाता है। कार्यपालिका का अगला कार्य है नीतियों का निर्माण करना। कार्यपालिका का सबसे अधिक महत्वपूर्ण काम है नीति निर्धारण करना। संसदीय सरकार में कार्यपालिका अपनी नीति निर्धारण करके संसद के सामने प्रस्तुत करती है। अध्यक्षात्मक सरकार में वह अपनी नीतियों के स्वतंत्र निर्धारक होती है। कार्यपालिका ही देश की आंतरिक और बाहरी नीतियों का निर्धारण करती है और उसी के आधार पर शासन चलाती है। नीतियों को लागू करना भी कार्यपालिका का ही कार्य है। कार्यपालिका का अगला कार्य है संकटकालीन कार्य। संकटकालीन परिस्थितियों में भी कार्यपालिका की शक्तियां काफ़ी होती हैं और कई गुना बढ़ जाती हैं। सैनिक संकट, विद्रोह, बाहरी आक्रमण या देश की सुरक्षा को खतरा होने पर या फिर आर्थिक संकट पैदा होने की स्थिति में कार्यपालिका अपनी संकटकालीन शक्तियों का प्रयोग कर सकती है। ऐसे समय में वह नागरिकों के मौलिक अधिकारों का स्थगन भी कर सकती है
और देश में आर्थिक आपातकाल की घोषणा भी कर सकती है। इन शक्तियों के कारण व्यवस्थापिका की शक्ति का ह्रास होने लगा है। कार्यपालिका का अगला कार्य है राजनीतिक कार्य। प्रत्येक देश में राजनीतिक कार्यपालिका कुछ न कुछ राजनीतिक कार्य भी जरूरी करती है। इसमें प्रतिनिधित्व, नेतृत्व, विचार विमर्श, निर्णय, निरीक्षण, नियंत्रण आदि कार्य शामिल हैं। राजनीतिक समाज में विभिन्न संस्थागत व्यवस्थाओं का संयोजन करना और उनका एकीकरण करना भी कार्यपालिका के द्वारा ही किया जाता है। विभिन्न हितों को प्रतिनिधित्व देना और उनमें सामंजस्य बिठाना भी कार्यपालिका का ही काम है। कार्यपालिका देश और समाज को नेतृत्व देने का भी काम करती है। प्रदत्त व्यवस्थापन के अंतर्गत निर्णय देना भी कार्यपालिका का ही कार्य है। कार्यपालिका की निर्णयकारिणी भूमिका के कारण आज उसकी शक्तियों में अप्रत्याशित वृद्धि हो रही है और उसकी शक्तियां बढ़ती ही जा रही हैं। कार्यपालिका का अगला कार्य है आर्थिक कार्य। आज का युग कल्याणकारी राज्यों का युग है। आज सभी सरकारें लोकहित के कार्य करने को मजबूर हैं। इसी कारण नियोजन के द्वारा आर्थिक विकास की योजनाओं को सफल बनाने के प्रयास करती है। इस आर्थिक योजना पर कार्यपालिका का पूरा नियंत्रण रहता है। देश को संपूर्ण आर्थिक जीवन पर नियंत्रण होने के कारण कार्यपालिका का महत्व भी बढ़ रहा है। व्यापार, वाणिज्य, कृषि, उद्योग जैसे विषयों पर कार्यपालिका का नियंत्रण बढ़ा है। आय और व्यय पर नियंत्रण रखने के साथ ही साथ आर्थिक साधनों के उत्पादन व वितरण प्रणाली पर भी कार्यपालिका का ही नियंत्रण होता है। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि आधुनिक युग में कार्यपालिका की शक्तियों का विस्तार जीवन के हर क्षेत्र तक फैला हुआ है। राज्य के कल्याणकारी आदर्श, राष्ट्रीय सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्व, वित्तीय व्यवस्था, विधि निर्माण कार्य, सैनिक कार्यों का संचालन करना, प्रशासनिक और कूटनीतिक कार्य करना, ये सभी कार्यपालिका के काम हैं और कार्यपालिका के उत्तरदायित्व इन कामों में बढ़े हैं। आज प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में विदेशी संबंधों के संचालन से लेकर आर्थिक गतिविधियों के नियंत्रण तक कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र का ही विस्तार है। आज कार्यपालिका को सही शासन का लाभ देने और आर्थिक विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका है। आज कार्यपालिका के संवैधानिक, संकटकालीन और राजनीतिक कार्यों के रूप में राजनीतिक व्यवस्था को गतिशील बनाए रखने में अभूतपूर्व भूमिका है। तो आज की क्लास में हमने कार्यपालिका के बारे में डिस्कस किया और उसके फंक्शंस और रोल के बारे में डिस्कस किया। कार्यपालिका सरकार का दूसरा महत्वपूर्ण अंग है। सरकार के जो 3 महत्वपूर्ण अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तो कार्यपालिका उनमें से दूसरा अंग है और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को कार्यपालिका लागू करती है। और कार्यपालिका के कार्यों को अगर हम देखें तो इसके कार्य हर क्षेत्र तक फैले हुए हैं। लगभग सभी प्रकार के कार्य कार्यपालिका द्वारा किए जाते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।